प्लान बी 3 दिसंबर को राजस्थान के रण के नतीजे आने से पहले ही तमाम राजनीतिक दलों ने अपना प्लान बी बना लिया है। यह प्लान बी क्या है, उससे पहले आप इतना तो समझ चुके हैं कि दोनों ही दल हर परिस्थिति के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर स्थिति ऐसी बने कि हाथ तो आया पर मुंह ना लगा तो क्या करेंगे, बस यही से शुरू होता है उनका प्लान बी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। प्लान बी कुछ नया नहीं है तो पुराना मंत्र ही। जब सामने हो मंदी, दिखाओ अक्लमंदी, कर दो बाड़ाबंदी। कांग्रेस को जरूरत पड़ने पर जयपुर सेफ लग रहा है। बीजेपी गुजरात के रास्ते खुद को सुरक्षित करने के प्रयास में है। होटलों को हिट कर दिया गया है, पर सवाल यह है कि जीत के लिए आश्वस्त मतदान और एग्जिट पोल को अपने अपने पक्ष में कॉन्फिडेंस से डिक्लेयर करने वाले किस बात से घबराए हुए हैं, जो प्लान बी पर चर्चा चल निकली है। आज इसी पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ में तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ भी आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में सुरेश गर्ग जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ में राजेंद्र आर्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ देर में हमारे साथ में जितेंद्र यादव जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेंद्र आर्य जी, आप ही का रुख कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में आपकी सरकार है और आप राज नहीं बल्कि रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं इस बार। और लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आया उसके मुताबिक आप लोगों को बहुमत यहां पर पूर्ण रूप से मिलता हुआ नजर नहीं आता है। तो ऐसे में बाड़ेबंदी की भी कोशिशें, कवायद, जद्दोजहद आप लोगों ने शुरू कर दी है। देखिए दीपक जी, राजस्थान की जो देवतुल्य मतदाता है उन्होंने 25 तारीख को ही ये तय कर लिया था कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है और रिवाज बदलने की उन्होंने उसी दिन आधारशिला रख दी थी। और अब परसों जैसा कि मतगणना प्रारंभ हो जाएगी तो उसके बाद में धीरे धीरे आपको रुझान मिलने लगेंगे। और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं या जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चाहे सामाजिक सुरक्षा को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन तमाम योजनाओं पे मोहर लगाई है। कर्मचारियों का, कारोबारियों का, सभी वर्गों का खास ध्यान रखा गया। महिलाओं का, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, सबका, मतलब कोई भी ऐसा तबका नहीं जिसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से बेहतरीन काम करने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से रिवाज बदलने की शुरुआत देखेंगे। और राजस्थान में पिछले 30 सालों में जो एक परिपाटी चली आ रही थी वो परिपाटी निश्चित रूप से तो दावों की बात है। देखिए राजेंद्र जी, तो दावों की बात है, मुझे ये बताइए, पूर्ण बहुमत आप लोगों को अभी तक किसी भी एग्जिट पोल में मिलता हुआ नजर नहीं आता, एक दो को छोड़ दिया जाए तो ऐसे में आप लोग जो दूसरी कवायद है जिसका प्लान बी हम नाम दे रहे हैं, प्लान बी का जिक्र कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी कोशिश तो आप लोगों ने शुरू की होगी ना। तो कौन सी होटल बुक कराई है, क्योंकि जयपुर जो है आपके लिए सबसे सेफ, मुफीद है। देखिए दीपक जी, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूं और स्टैटिस्टिक्स भी मैंने पढ़ा है। और जहां तक ओपिनियन पोल्स की बात है तो ओपिनियन पोल जो कहते हैं कि भाई एग्जिट पोल, अब एग्जिट पोल कितने खरे उतरते हैं कितने नहीं उतरते हैं ये आपने हमेशा से पूर्व में भी देखे हैं। और एग्जिट पोल से ज़्यादा एग्जिट पोल पे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। और जिस तरीके से सैंपलिंग की गई या सैंपल साइजिंग किया गया, वो आप देखिए किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के अंदर 250 से 300 बूथ होते हैं। उस बूथ पे अगर आप रैंडमली भी करें तो भी आपको बहुत अच्छा खासा सैंपल साइज लेना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इतना कम समय के अंदर इस तरीके के जो लिए गए या सट्टा बाजार को आधार बना के जिस तरीके की गई, लेकिन जो जनता के अंदर जो रुझान था या जनता के मन में जो बात थी उसमें आपने देखा होगा कि पिछली बार से मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है। और मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ, मतदान प्रतिशत की बात तो ये कहा जाता है कि सरकार के खिलाफ होता है जब मतदाता, तब मतदान नहीं, ऐसा नहीं है। सर मैं बाड़ेबंदी पे आ जाता हूं। सर मुझे ये बताइए ना, आप लोगों ने क्या तैयारी कर ली है? देखिए बाड़ेबंदी जैसी कोई बात नहीं है। और जहां तक निर्दलीय बिगाड़ रहे ना खेल आप लोगों को भी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने बूते पर पूर्ण रूप से वो सरकार बनाने जा रही है। और उसके बाद भी जो हमसे छिटक कर जो निर्दलीय अगर चुनाव की उसमें 64 में है और उसके बाद में अगर वो जीत के आते हैं तो उसमें उनका किसी का भी सरकार के और राज्य के वेलफेयर के लिए बीजेपी के लेना जाए, सर बीजेपी लेना जाए, आप लोगों को बीजेपी से डर बहुत लगता है। देखिए मेरी बात, आप लोग कहते हैं चुनी हुई सरकार बीजेपी गिरा देती है। हाँ, ये बात तो है। ऐसे में सेफ तो रखना पड़ेगा ना सर आपको, अपने विधायकों को या आपके समर्थित जो विधायक है उनको। देखिए कांग्रेस की विचारधारा से या कांग्रेस की रीति नीति से समझे हुए लोग और निकले हुए लोग कभी भी इस तरीके की प्रलोभन में नहीं आएंगे। आपने देखा होगा पिछले दौरान भी, जो कार्यकाल के दौरान भी जो जिस तरीके की कोशिशें हुई, उच्च स्तर से कोशिशें हुई और एजेंसियों का जिस तरीके से दुरुपयोग करके कोशिशें की गई, उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और आपने देखा होगा कि पोलिंग वाले दिन तक भी ईडी की जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही थी, तो इसका मतलब यह है कि भाजपा ने इस चुनाव को जीतने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। लेकिन
इन्होंने अपने जो मुख्य जो इनके चेहरे थे उस चेहरे को एग्जिट पोल के बाद में हटा लिया। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनको बलि का बकरा जेपी नड्डा को बनाने की तैयारी कर ली है इन्होंने। सर पत्ते नहीं खोलेंगे लेकिन आप अभी तक जी ठीक है। सुरेश जी, आप लोगों की क्या तैयारी है? इस भारतीय जनता पार्टी की तो तैयारी क्या, अब तो ताज की तैयारी है। सर देखिए, मैं बाड़ेबंदी आप लोगों के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि आप लोग तो उसे प्रशिक्षण शिविर का नाम देते हैं। देखिए, प्रशिक्षण शिविर निश्चित रूप से होगा। हमारा तो हमेशा प्रशिक्षण शिविर होता है, जानकारी एमएलएज को, विधायकों को जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण शिविर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। आपने देखा होगा आज 11 सर्वे, 11 में से 8 तो बता ही रहे कि पूर्ण बहुमत है, 3 भी है वो भी बराबर से वो उसमें बता रहे। तो जब आप सर्वे एजेंसी को भी मान रहे हो और हमारा खुद का भी इंटरनल सर्वे कह रहा है कि हम पूर्ण बहुमत से जीत के आ रहे हैं, इसमें कहीं पे भी कोई गुंजाइश की बात ही नहीं है। आप किंतु परंतु लगाने का इनका कोई नहीं है। आप आम आदमी से या किसी भी एजेंसी से, किसी भी मीडिया से पूछेंगे तो वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार। प्रशिक्षण शिविर कहाँ होगा सर? कहाँ तैयारियां कर रहे हैं आप? कब ले जा रहे हैं? ये देखो, हमारे यहाँ वो सिस्टम है ही नहीं ना बाड़ेबंदी का। जब रिजल्ट आने के बाद में जब विधायक दल की जो नेता चुने जाएगा वही हमारा एक प्रशिक्षण शिविर होता है। विधायक दल का जब नेता हर बार तो ले जाते हैं सर आप भी? नहीं, हर बार वही विधायक दल का नेता चुनने के लिए मीटिंग तो एक जगह बुलाई जाती है ना साहब। ऐसा कुछ नहीं है, बाड़ेबंदी वाला सिस्टम तो भारतीय जनता पार्टी में होता ही नहीं है। फिर कहाँ होता है? फिर कांग्रेस में होता है। आपने देखा पिछले 5 साल तक होटलों में ही बंद रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस तो पिछले 5 साल खुद मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट किया था कि भाई मेरे को तो 5 साल मेरी कुर्सी बचानी थी, इसलिए होटलों में बंद रहे हैं। सब एमएलए को होटलों में बंद रखा। आप देख लो, करोड़ों रुपए के इनके बिल आए होटलों के। तो ये सब जग जाए लेकर तो गए थे कुछ विधायकों को दरवागढ़ और मेवाड़ के इलाके से गुजरात की तरफ। भारतीय जनता पार्टी किसी को लेके नहीं गई है। जितने भी गए हैं ये कांग्रेस के विधायक ही अशोक गहलोत जी लेके गए होटलों के अंदर पूरे 5 साल तक। और उसका एक्सेप्टेंस खुद अशोक गहलोत जी ने खुद ने हाँ करी है कि हाँ मैंने मेरी कुर्सी बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। और उसकी वजह से राजस्थान की जनता ने इनके विरोध में वोट दिया है। क्योंकि आज राजस्थान में अराजकता, महिला अत्याचार और जो युवाओं के साथ जो ठगी महसूस हुई है, 70 लाख युवा जो है वो इनको जवाब 3 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, उसमें मतदाता बता देंगे कि क्या रिजल्ट है इनका और इनके खिलाफ कितना मैंडेट मिला है। जितेंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है जितेंद्र जी, आपका राजनीतिक विश्लेषक हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, आपसे मैं समझना चाहता हूं क्योंकि जिस तरीके से इस चुनावों में भी देखने को मिला है कि निर्दलीय जो है वो समीकरण बिगाड़ रहे हैं दोनों ही दलों के, या जो तीसरे दल हैं वो भी समीकरण बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसे में कितना मुफीद इन लोगों के लिए बाड़ेबंदी हो जाता है? बाड़ेबंदी मत कहिए बीजेपी की भाषा में, उसे प्रशिक्षण शिविर का नाम दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊंगा, ये जो बाड़ेबंदी है ना, ये परिस्थिति जन्य एक उपाय होता है सर। सबसे पहला तो असल में जब राजनीति ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है, चुनावी राजनीति में जब परिणाम स्पष्ट नहीं होता है, तो सारा खेल और पूरा ये कहिए कि वहां पे एक मदारी की भूमिका में या एक एम्पायर की भूमिका में राजभवन का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। सबसे पहला तो यही कहूंगा कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कयास अपनी अपनी जगह है, पर सबसे इंपॉर्टेंट फोकस का जो पॉइंट रहना है वो राजभवन रहेगा। अब उससे पहले जो तैयारी है, ये जो बाड़ाबंदी वाली बात होती है, आपने ठीक कहा। थोड़ी देर पहले मैं एक आंकड़ा बताता हूं आपको। पिछली सरकार लगभग 254 दिन तो होटलों में बीते हैं। जब हम एक नेशनल सेमिनार कर रहे थे, उसमें किसी स्टूडेंट ने नेशनल लेवल पे मुझे दिल्ली में ये पूछा था कि सर क्या ये लोकतांत्रिक परंपरा में स्वस्थ परंपरा है कि सरकार जिसे मैंडेट मिला है, जनता का बहुमत मिला है, वो इस तरह अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में फिर वो जनता की सेवा कब करेगी? तो ये जो परंपरा है ना सर, इसका थोड़ा पीछे जाइए। एक गंभीर चीज है बाड़ाबंदी। सत्ता प्राप्ति के लिए एक उपकरण है जो मुझे तो इस बार भी लग रहा है कि ऐसा होगा। डेफिनेटली बहुमत नहीं आता है जी। ठीक है, चलिए जितेंद्र जी, आपने सुना राजेंद्र राठी जी, सत्ता प्राप्ति का एक उपकरण है, जरिया है यहाँ पर बाड़ेबंदी भी। खैर आप मान नहीं रहे इस बात को कि बाड़ेबंदी आप लोगों के यहाँ पर ये सर देखो मैं एक चीज और मेंशन करूंगा। ये अपनी जो राजनीति है, ये दलगत पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, पार्टी सिस्टम, इसमें अक्सर ये होता है। ये 1952 से हम देखें तो शुरुआत में ये सी राजगोपालाचार्य जी के मद्रास में देखे, वहां से ये परंपरा शुरू हुई थी। हर जगह हर स्टेट में ऐसा होता आया है कि जब नहीं मिलता बहुमत, तो देखिए यहाँ जब एक पूरा प्रक्रम हो लिया है, हमें सत्ता चुननी है और स्पष्ट बहुमत नहीं आता है, तो निश्चित रूप से हर दल कोशिश करता है कि मेरी सरकार बने। हर जुगाड़ से, हर यथासंभव कोशिश से वो करता है। पर यहाँ गलत नहीं है। मैं राजनीतिक चश्मे से अगर देखूं ना, तो ये चीजें एक प्रक्रिया का हिस्सा है।
गलत वो हो जाता है कि जब आप सरकार बनने के बाद भी अपनी सरकार को जद्दोजहद करने के लिए वहां बाड़ेबंदी होती है, आफ्टर मतलब चुने जाने के बाद। तो ये इनिशियल स्टेज पे तो देखो ये एक कुल मिला के एक्टिविटी है, ये एक प्रैक्टिस है जिसमें दोनों ही पार्टियों को इस बार तो मुझे लगता है जम के बाड़ाबंदी करनी पड़ेगी। क्यों एग्जिट पोल की वजह से क्या बता रहे हैं कि आप ये सब चीजें, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत भी मिल रहा है तो बहुत ही नजदीक के आसपास मिल रहा है, पहले जैसी स्थिति नहीं है 164 के करीब वाला मामला। मैं इसमें आप सब लोगों से इतर एक राय रखूंगा, क्योंकि स्पोक्स पर्सन का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, आपका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन मैं एक राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते और जमीन से जुड़ा हुआ होने के नाते एक आम नागरिक की तरह बोल रहा हूं, क्योंकि हमने अपना काम कर दिया, आम जनता ने अपना काम कर दिया। हर एक व्यक्ति, आप जो कुछ कहते हैं मैं जो कुछ कहूंगा वो हमारे दृष्टिकोण से मुक्त नहीं हो सकता, हम अपने विचारों के अनुसार राय देते हैं, पर सच क्या है ये तो 3 तारीख की दोपहर बाद ही पता चलेगा कि सच क्या है। तो जब तक सच का स्पष्ट नहीं हो जाता सर, तो यहाँ इन दलगत प्रणाली में इनकी मजबूरी है। कहीं आपके पोल कह रहे हैं कोई 90 का आंकड़ा छुआ रहा है, कोई 99 पे अटका रहा है, कहीं पे कुछ जा रहा है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि स्पष्ट के कोई भी नजदीक नहीं है। दोनों पार्टियों को ये मशक्कत इस बार जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए राजेंद्र जी, एक आम नागरिक के तौर पर यहाँ जितेंद्र जी बता रहे हैं कि, या राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बता रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के आसपास का मामला यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे में जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी, कोशिश तो करनी पड़ेगी, कवायद तो करनी पड़ेगी। तो निर्दलियों ने समीकरण कितना बिगाड़ा सर? देखिए, पहले तो मैं इस बात का खुलासा कर दूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश से 2018 के बाद में कांग्रेसी विधायकों को ले जाके बेंगलोर के अंदर चार्टर में ले जाया गया, और उसके बाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई, उसके बाद कर्नाटका की सरकार को उससे पहले गिराया गया, उसके बाद में गोवा का देखिए लगातार 2 चुनाव में हमने देखा, कर्नाटका गोवा, फिर महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के अंदर तो जो तमाम लोग, जो भ्रष्ट लोग थे, जिनको 72 हजार करोड़ के जो भ्रष्टाचार के जिन पे आरोप थे, ईडी के और इनकम टैक्स के, तमाम जो उनके ऊपर चार्जशीटें तक फाइल हो चुकी थी, उनको उन्होंने शामिल करके उनको वित्त मंत्री तक बना दिया, उप मुख्यमंत्री तक बना दिया। तो यहां पर यह चीज समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से लोकतंत्र की जो हत्या करने का साजिश भाजपा की या केंद्र की सरकार कर रही है, उसके काउंटर में अगर आप अपने जनमत को या जनता के मत को या प्रदेश की जनता के मत को बचाने की कोशिश करते हैं, तो उसको आप बाड़ाबंदी कृपया करके मत कहिए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको भी अच्छी तरह से पता है कि सबसे ज्यादा चार्टर अभी किसने बुक किए हैं? आपको बता दी, मेरी जानकारी में नहीं है। भाजपा नहीं बुक किए, सबके सब चार्टर लगा दिए कि भाई किस तरीके से इनको उठा के गुजरात लेके जाना है। अरे भाई, आप पूरे केंद्र में सत्तारूढ़ हो, आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो, तो आप इस चीज को तो देखिए ना। आप भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल करके और आप उनको दूध का दूल्हा बना देते। भाजपा में क्या वॉशिंग मशीन लगी हुई है? और फिर मैं आपको बता दूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, चाहे प्रदेश प्रभारी एआईसीसी के रंधावा जी है, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा, वो पूरी तरीके से आश्वस्त है कि सरकार को वापस से पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। सरकार की योजनाओं के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजनाओं को। राजेंद्र जी एक चीज बता दीजिए, मुख्यमंत्री कब गए थे दिल्ली? परसों गए थे दिल्ली मुख्यमंत्री जी, ठीक है। उसके बाद में कल सुबह भी उनकी आलाकमान से मुलाकात हो जाती है, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हो जाती है, उसके बाद में अजय माकन से मुलाकात हो जाती है। तो संभावना है, तो आप लोग भी तलाश तो रहे ही ना सर? नहीं, देखिए ये एक रूटीन, माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि देश के चंद जो बड़े नेता हैं उनमें संसद महासचिव रहे हैं, कई राज्यों में उन्होंने चुनाव लड़वाए भी हैं। आज आप देखिए 5 राज्यों के चुनाव है, तो और ये 5 राज्यों के चुनाव 2024 का सेमीफाइनल भी है। तो इसको देखते हुए सारे पर्सपेक्टिव पे बातचीत होती है, और संगठन को और जो आला कमान को जो राय है, मशवरा है, उनका मैसेज है, कई चीजें होती है जो रूबरू होने से बातचीत होती है। तो वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। इन चीजों को इन चुनावों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री का संगठन का एक बहुत बड़ा तजुर्बा है, तो उसके अंदर लगातार दूसरे राज्यों के कई बार विधायकों को भी तो राजस्थान में, जयपुर में भी लाया गया, दिल्ली रोड पर ठहराया गया था ना सर जयपुर में। तो ऐसे में मैनेजमेंट अशोक गहलोत जी का जो बेहतर है उसी को, वही तो मैं कह रहा हूं, वही पर साझा किया गया हो ना सर। उनका सांगठनिक कौशल जो है, उस कौशल के ऊपर हमारे पूरे देश के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे जो लोकतंत्र का चीरहरण करने की केंद्र की सरकार लगातार जो प्रयास करती है, उसको रोकने में ये माननीय मुख्यमंत्री जी, और आपने देखा होगा
5 साल वो लगातार इस सरकार को गिराने की कोशिशें करते रहे, लेकिन उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों को दत्ता बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को, माननीय मतलब प्रधानमंत्री जी को भी उनके तभी उन्होंने राजस्थान के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस। मैं सुरेश जी के पास जाऊं उससे पहले छोटा सा जवाब और आपसे चाहूंगा, आप लोगों ने भी कुछ होटलें बुक कराई है कि दूसरे राज्यों के विधायकों को बुलाने के लिए या यहाँ वालों को भी रखने के लिए? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, तेलंगाना में, मिजोरम में, राजस्थान में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान हमारा है, मध्य प्रदेश हमारा है, तेलंगाना हमारा है, छत्तीसगढ़ हमारा है और छोटा प्रदेश जो कि नॉर्थ ईस्ट का है वो भी हमारा है। तो हम निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सुरेश गर्ग जी आप जवाब दे दीजिए मुझे, कितने चार्टर बुक करा दिए आप लोगों ने? हेलीकॉप्टर भी बुक कराए क्या? देखो दीपक जी, मुझे मेरी जानकारी में तो है नहीं कि हमने कोई चार्टर बुक करा। आपके पड़ोसी साथी ने बताया, पड़ोसी पता नहीं कहां से खबरें लेके आए, इनके जो चार्टर बुक होंगे उनकी हमारे लिए बता रहे होंगे। फिर दूसरा इन्होंने 2 चीज की थी कि साहब महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी। अरे राजस्थान में तो पूरा हाथी निकला, आपने पूरे हाथी के हाथी निकल गए। वो नहीं है क्या आपका? वो क्या था फिर जब हाथी को आपने पूरी हाथी को आपने कांग्रेस में समेट दिया था? आंध्र प्रदेश में आप राज्यसभा के सांसदों को ही निकल गए। जी साहब, आप महाराष्ट्र के अंदर राज्यसभा के सांसदों को, ये बता आज देश के इतिहास में कभी दीपक जी हुआ है क्या कि राज्यसभा के सांसदों ने पाला बदला? और सुनो तो सही, मैं यही तो जवाब दे रहा हूं आपको। महाराष्ट्र के अंदर आप जो कह रहे हो तो उनको भ्रष्टाचारी बता रहे हो, वो तो आपने बताया नहीं, इसका मतलब भ्रष्टाचार किया था ना। आपने गिरेबान में झांक के तो आप जाको गिरबान में, आप खुद कह रहे हो आपने भ्रष्टाचारी थे, इसका मतलब कि आपके टाइम उन्होंने भ्रष्टाचार किया। जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, मणिपुर में तो यहाँ तो भीलवाड़ा के अंदर डूंगरपुर में घटना हुई थी, कुछ भी नहीं क्या कर लिया था? डूंगरपुर में एक महिला को उसका क्या इलाज किया था? गुजरात भीलवाड़ा के अंदर भट्टी में झोंक दिया था, तब क्या हुआ था? मणिपुर में चले जाते हो, राजस्थान के अंदर सरकार मदेना खुद बोलती कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, तब क्या चला गया था आपका? प्रदेशों के मुख्यमंत्री आके गिरवान में विचार कर रहे हो कि इसके बाद में दूसरों को बड़ा पूछे, पहले अपनी गिरवान में क्या दे रहे हो? आपके प्रदेश में तो लागे पड़े हुए विकास के और यहाँ के आप भाषण देते हो, भाषण तो आप देते हो जब आपके प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ मिले? 2 करोड़ रोजगार। किसानों की आय दुगनी हुई क्या? किसानों की आय दुगनी हुई क्या? 15 लाख रुपए आए क्या? खाते में आए क्या? किसके? आपके खाते में आए? बताइए, आप बताइए। 2 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया हमने, पैसा आए कहीं नहीं आए। 28 करोड़ ईपीएफ अकाउंट है, 28 करोड़ गारंटी दी गई, उस गारंटी का क्या हुआ? संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। अरे सर राजस्थान कर दिया। राजेंद्र जी बताइए ना, राजेंद्र जी हमने राजेंद्र जी, सुरेश जी एक मिनट सर, एक मिनट, एक करके बोलेंगे तो जो जनता है, हमारा दर्शक है, उस तक बात पहुंच पाएगी आप लोगों की। हम बाड़ेबंदी की बात कर लेते, वापस आ जाते हैं। सर आप लोगों ने बहुत पूरे चुनाव के अंदर आरोप प्रत्यारोप चला लिए, हमने ये किया, उन्होंने वो नहीं किया, ये ठीक है। सुरेश जी आप बता रहे थे सर, मुझे तो मैं वो जानना चाह रहा था कितने हेलीकॉप्टर बुक करवाए हैं? हमें तो पता ही नहीं साहब, ये तो कांग्रेस वालों को पता है कि साहब हमने हेलीकॉप्टर, हमें तो आज तक जानकारी में है नहीं कि साहब हमने हेलीकॉप्टर कोई चार्टर प्लेन तो कहाँ ले जा रहे हैं? गुजरात लेके जाएंगे? है ही नहीं ना साहब। हमारे तो जब हमारे पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, हमें जरूरत ही नहीं है इन चीजों की। ये तो कांग्रेस करे है, क्योंकि 5 साल तक ये बाड़ेबंदी में रहे, तो इनकी तो आदत पड़ी हुई है ना बाड़ेबंदी में रहने की। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत ही नहीं है ये चीज। भ्रष्टाचार तो ये करते हैं, पूरा बीएसपी को समेट लिया इन्होंने, फिर कहते हैं कि साहब भ्रष्टाचार, और फिर महाराष्ट्र के लिए उदाहरण देते हैं। अरे भाई तुम अगर उनको भ्रष्टाचारी कर रहे हो तो भ्रष्टाचार तो अजीत पवार के ऊपर 72,000 करोड़ के आरोप थे या नहीं थे? बताइए तो सही। मान रहे हो ना? ईडी की जांच थी या नहीं? आप मान रहे हो ना? आपने उसको वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री बना दिया, तो आपका चाल चेहरा और चरित्र पता चल गया। आपका साथ भ्रष्टाचारियों के साथ है। केंद्र की सरकार 50% भ्रष्टाचार की सरकार है, आपके टाइम में भ्रष्टाचार किया। सुनिए चलिए सर एक करके, सर एक करके, देखिए वक्त की कमी है। देखिए दीपक जी, केंद्र की मोदी सरकार, ये कहना चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचारी ये कह रहे हैं कि साहब उन्होंने भ्रष्टाचारी, मैं रोकूंगा, आप दोनों को रोकूंगा सर, एक एक करके। मैं एक बार जितेंद्र जी के पास चला जाता हूं, कुछ कहना चाह रहे थे वो। जी जितेंद्र जी। देखिए सर, मैं इस बातचीत को थोड़ा अलग रुख देता हूं। असल में जब कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, तो उसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है ना, वो ये होती है, मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, राजभवन का रोल। राजभवन के रोल के समय में एक दिलचस्प बात आपको बताता हूँ। 2018 का एक उदाहरण देता हूँ आपको। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए थे, आप सबको याद है, 15 मई 2018 को।
परिणाम आया। उसके बाद 104 सीटें जीत के सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी, 104, लेकिन वो जादुई आंकड़े से पीछे रह गई। लेकिन यहाँ 117 सीटें जो जीती वो जीती जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन ने, 2018 की याद दिला। बावजूद इसके राज्यपाल महोदय ने किसको बुलाया, उसने येदियुरप्पा को आमंत्रित किया, उसने बीजेपी को आमंत्रित किया कि आप सबसे बड़ा दल हो। तो उनको आनंद फानंद में 17 मई को शपथ भी दिला दी गई। भाई साहब, उसी वक्त रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है। आपके माध्यम से मैं पूरी जनता को बताना चाहता हूं कि ये जो चर्चा, ये जो गाल बजाई है, इसके साथ कुछ और तथ्यों पर भी ध्यान दें। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सब कुछ पलट गया। अब आम जनता जानना चाहती है ऐसे में यदि आज, चूंकि आज चीजें भविष्य के गर्भ में है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, अभी ऐसा मानकर चलते हैं, तो सर ऐसे में राज्यपाल पर सबसे ज्यादा चर्चा, उसकी भूमिका पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। मैं अपनी बात में मेंशन करूं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 और 64। ठीक, क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनता ये जानना चाहेगी कि सर राज्यपाल क्या खेल खेल सकता है। देखिए, राज्यपाल के पास ये स्वविवेक की शक्ति होती है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी सत्ता को चुने। शायद महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ था, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ था उसके बाद में। बिल्कुल। अरे सर, मैं 1952 से बात करूं तो 1957 में उड़ीसा में हरिकृष्ण मेहताब जी ने यही किया, 1983 में केरल में हुआ, 1970 में गुरनाम और प्रकाश सिंह बादल के साथ यही हुआ। मार्च 2020 में विनोद में क्या हुआ था, बिहार में क्या हुआ था, विनोद चंद पांडे जी ने क्या किया था। उदाहरण हजारों भरे पड़े हैं। लेकिन मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात सर ये है कि क्या राज्यपाल ऐसा कर सकता है? राज्यपाल, देखो संविधान क्या कहता है, सबसे पहले तो मैं इस पर बता दूं, संविधान इस पर मौन है। संविधान का अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि राज्यपाल को अधिकार है सलाह और सहायता के देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, तो राज्यपाल चुनेगा सीएम को। फिर उससे कोई जानना चाहते हो आप कि सर कैसे चुनेगा, तो अनुच्छेद 163(1) में उसकी स्वविवेक की शक्तियां हैं। मतलब ये कुछ सरल भाषा में ऐसे होता है कि ये राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वो इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करेगा। अब प्रश्न ये भी उठता है कि सर उसकी स्वविवेक की शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो सर इसका निर्धारण भी ना तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता, ना संविधान कर सकता, कोई नहीं कर सकता, ये खुद उसमें है। अब राज्यपाल किसको चुने, इस पे सरकारी आयोग का एक सुझाव आया था। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से पूरी जनता का, सरकारी आयोग का सुझाव ये आया था कि सबसे पहले तो उसको आमंत्रित किया जाए जो सबसे बड़ा दल हो, या तो स्पष्ट बहुमत आता है तो लड़ाई समाप्त, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पर उसे चुना जाए जो सबसे बड़ा दल हो। अगर वो भी नहीं है तो फिर उसे चुना जाए जो चुनाव पूर्व का गठबंधन हो, सबसे बड़ा। और यदि वो भी नहीं है तो चौथे नंबर पर ये एक हायरार्की डिसाइड की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब देखना ये है कि इस हायरार्की को कितना फॉलो किया जाता है। इस सोपान क्रम में जो प्राथमिकता का क्रम है ना सर, ये बड़ा खेल होने वाला है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पार्टियों की बाड़ाबंदी ये सब मायने नहीं रखती। ठीक है, ठीक है। सुरेश जी, निर्दलियों से कितने संपर्क पे आप लोग हैं? बहुत सारे हैं आपके। देखिए बागी, मैं आपको दीपक जी बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ नेताओं का तो वीडियो भी वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पर, बातचीत करते हुए, बधाइयां देते हुए। तो एक चीज जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हमें जो हमारा समर्थन करना चाहे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें हमारे जो टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर चले गए थे सर, साहब नाराज होकर नहीं गए तो पार्टी ने कार्रवाई की है, पार्टी ने कार्रवाई की और पार्टी ने उनको निकाला है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। संपर्क में रहेंगे जीत कर आते हैं तो। अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे यार वो चीजें तो उससे तो ठीक है, इससे इन चीजों का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। तो इसलिए कहीं पे सर वक्त की कमी। सर राजेंद्र अडारी जी, निर्दलियों से आप लोग भी संपर्क में? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इंटेलिजेंस के इनपुट्स हैं, चाहे सीबीआई सीबी के हो, तमाम इनपुट्स माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। उन्होंने उनके पास में तमाम जानकारी है, और उसके साथ में राजस्थान के वेलफेयर के लिए जो भी राजस्थान की सरकार से, आने वाली सरकार से जुड़ना चाहता है, उसका स्वागत। ठीक है। जितेंद्र जी, परंपरा रही है कि कोई भी सिपलासार अपने राजा को ऐसी सलाह नहीं देगा जिससे उसे तकलीफ हो। तो ईडी या इस तरह का जो सीआईडी वगैरह गुप्तचर की जो सूचनाएं हैं उन पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सत्ताओं की परंपरा, राजा हमेशा बड़ा ही सुनना पसंद करता है। तो कोई भी सत्ता, ये हुआ था 2008, याद है आपको, वसुंधरा सरकार में क्या हुआ था? इंटेलिजेंस ने बहुत जबरदस्त बहुमत से आने की बात कही थी और फिर कहीं ढूंढे नहीं मिले। बाद में उसके बाद क्या हुआ, बीजेपी कहीं ढूंढी नहीं मिली, गहलोत बड़े प्रबल बहुमत से आए। तो ये इस शब्द पे मुझे नहीं लगता जनता को गुमराह होना चाहिए, क्योंकि जो भी पर्सनल्स होते हैं, अधिकारी वही कहते हैं जो राजा सुनना चाहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े, राजेंद्र आर्य जी आप भी हमारे साथ जुड़े, और साथ में सुरेश गर्ग जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर
अभी कोई भी सियासी दल यहां पर खुलकर नहीं बोल रहा है कि वो बाड़ेबंदी कब करेगा या क्या उसने प्लान तैयार किया है, लेकिन यह तय है कि बाड़ेबंदी होना निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव परिणाम से पहले एग्जिट पोल सामने आए हैं, उसके बाद में तमाम राजनीतिक दल अपने विधायकों को जो जीत कर आते हैं उनको एक जाजम पर रखने की पूरी कोशिश करेगी, जिससे कि कोई सेंधमारी यहां पर ना हो सके। फिलहाल प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।